हेलो स्टूडेंट। आधुनिक भारत की शुरुआत के जो है चरण में तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। पुर्तगालियों से संबंधित है, ये भी पुर्तगाल का तीसरा पार्ट है और जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि पुर्तगालियों ने जो किन किन क्षेत्रों पर विजय हासिल की थी या पुर्तगालियों के अधीन कौन कौन से क्षेत्र आए थे। ठीक है, तो फैक्ट्रियों की स्थापना जो है हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, लेकिन एक रिवीजन के तौर पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं घटी और कब कब घटी पुर्तगालियों से संबंधित। तो पहली घटना घटी वास्को डी गामा भारत आता है 1498 ईस्वी में। ठीक है, 1498 डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे मई का महीना था। ठीक है, 13 या 14 मई डेट थी। और सहायता किसने करी थी, पथ प्रदर्शक कौन था, तो गुजराती पथ प्रदर्शक था अब्दुल मजीद। गुजराती पथ प्रदर्शक था अब्दुल मजीद। ठीक है, इसकी सहायता से ये भारत आता है। और भारत किस स्थान पर आता है ये वास्को डी गामा, तो मालाबार तट के क्षेत्र में, मालाबार तट पर स्थित जो है एक जगह है, स्थान है, क्या नाम है उसका, कैलीकट या कालीकट। कालीकट किससे मिला, तो जमोरिन, जो वहां का हिंदू शासक था केरल का। ठीक है, उससे मुलाकात होती है। जमोरिन ये हिंदू शासक था, हिंदू शासक। उसने जो है वास्को डी गामा का स्वागत किया और ये यहाँ से अनुमति प्राप्त करता है जमोरिन से, किसके, तो जड़ी बूटी और मसालों को ले जाने की अनुमति प्राप्त करता है। अपने देश में ये ले जाता है और इनसे वह अपने देश में 60 गुना शुद्ध लाभ कमाता है, शुद्ध लाभ। तो जब इसका 60 गुना जो है शुद्ध लाभ हो गया, ठीक है, तो वहां के शासक ने सोचा कि अब हमें जो है भारत के पश्चिम क्षेत्र में जो व्यापार हो रहा है पश्चिमी देशों के साथ, जिस पर अभी अरब देशों का प्रभुत्व है, उस पर हमें प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। तो एक तरह से राजनीतिक दृष्टिकोण से उसने यह विचार बनाया और एस्तादो द इंडिया, ठीक है, कंपनी को भेजा। ठीक, और कब भेजता है, तो एस्तादो द इंडिया जो है किसके नेतृत्व में पहले आती है। ठीक, तो उससे पहले हम देखते हैं कि 1498 के बाद वो लौटता है और फिर आता है कब, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा आता है वापस। ठीक है, वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में आता है और 1500 जो है 3 ईस्वी में ठीक इसने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, या कोचीन में अपनी पहली कोठी स्थापित, पहली कोठी या फैक्ट्री स्थापित। ठीक है, वहां फैक्ट्री का मतलब कोई वस्तु नहीं बनती थी, ये लोग अपना जो है पहला केंद्र बनाए थे कोचीन में। ठीक, उसके बाद कन्नूर नामक स्थान पर अपना केंद्र बनाया, कन्नूर में अपना दूसरा कोठी स्थापित किया। याद है या नहीं याद? कन्नूर में जो है अपना दूसरा कोठी स्थापित किए थे। उसके बाद जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आता है। अल्मीडा, इसका नाम पूरा है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और यह कब आता है, 1505 ईस्वी में, और कब तक रहता है, 1509 ईस्वी। ठीक है, तो इसके समय में क्या हुआ, तो ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था जो भारत आया था, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। ये रिवीजन है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल पूरा बता चुके हैं। तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था जो भारत आया था। कब आया था, तो 1505 से 1509 में, यानी 1505 में पहुंचा था और कहाँ कब तक था भारत में, तो ये 1509 ईस्वी में था। और इसने जो है प्रथम काम क्या किया यहाँ पहुंचते ही, तो यहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो तटीय क्षेत्र के राजा थे उनके बीच में झगड़ा लगाने का काम किया, जिससे ये दोनों आपस में उलझे रहे, लड़ाई झगड़ा करते रहे और उसके बाद फायदा किसको हो, अल्मीडा को हो। ठीक है, उसके बाद जो है इसी को एक अन्य काम के लिए भी जाना जाता है। इसने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी,
ब्लू वाटर पॉलिसी नामक नीति चलाई थी। कहां पर? समुद्र में। ठीक है, समुद्र में अर्थात अरब सागर में ब्लू वाटर पॉलिसी नीति चलाई थी अरब सागर में, यानी शांत जल नीति, शांत जल नीति। तो ये प्रश्न ऐसे वनडे के एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वनडे के एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि ब्लू वाटर पॉलिसी अरब सागर में किसने चलाई थी? तो किसका नाम जाता है? ठीक है, अल्मीडा का नाम जाता है। तो यही बाद में ब्लू वाटर पॉलिसी एक लाइसेंस के रूप में स्थापित होती है, जिसको हम बोलते हैं कारतेज पद्धति। क्या कहते हैं? कारतेज पद्धति। बाद में जो है कारतेज पद्धति में ये परिवर्तित होती है, कारतेज पद्धति। और कारतेज पद्धति है क्या? तो यह एक प्रकार का लाइसेंस होता है। ठीक है, लाइसेंस था उस समय। तो ये लाइसेंस कैसा था? तो पुर्तगाली जो है, पुर्तगाली भारतीय राजाओं को उनके बाहरी व्यापार के लिए, ठीक है, यानी भारत से समुद्री व्यापार जो होता था समुद्र के रास्ते से, ठीक, तो जहाज द्वारा होता था, तो जहाजों को एक प्रकार का लाइसेंस देते थे। एक कारतेज बराबर एक जहाज, यानी एक कारतेज पर एक ही जहाज एक वर्ष में व्यापार कर सकती थी। तो इसके माध्यम से पुर्तगाली भारतीय राजाओं को समुद्री रास्ते से छूट प्रदान करते थे। ठीक है, और वही प्रणाली क्या कहलाती थी? कारतेज प्रणाली कहलाती। तो आप लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं कि कारतेज पद्धति जो थी वह भारतीय राजाओं के लिए थी, और भारतीय राजा ही नहीं, अरब व्यापारियों के लिए, या जितने भी लोग होते थे, ठीक है, वो समुद्र के रास्ते से अगर व्यापार करना चाहते थे, चाहे वो अरब के देश के लोग हों, या मिस्र के देश के लोग हों, या दूसरे अन्य देश के लोग हों, तो उनको जो है कारतेज लेना होता था पुर्तगालियों से, और पुर्तगालियों से कारतेज लेने के बाद ही वे समुद्री रास्ते से अपने जहाज को ले जाते थे या बेड़ा ले जाते थे। अन्यथा अगर वे कारतेज नहीं लेते थे तो उनके जहाज को लूट लिया जाता था, डुबो दिया जाता था, ठीक है, या उस पर आक्रमण करके नष्ट कर दिया जाता था। किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है, समझ में आ रहा है? पुर्तगालियों द्वारा जो है उनको लूट लिया जाता था। फिर उसके बाद जो है अगला जो पुर्तगाली गवर्नर आया प्रोमिनेंट, वो कौन था? तो अल्बुकर्क। अल्बुकर्क कब आता है? 1509 ईस्वी। 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क आता है, और कब तक रहता है? तो 1515 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, भारत में 1515 ईस्वी तक रहता है। तो इसके समय में क्या काम हुआ? तो ये दूसरा जो है प्रमुख गवर्नर था जो भारत में आया था, पुर्तगाली गवर्नर। तो इसके समय में क्या काम होता है? तो इसने सबसे पहले भारत आने के बाद गोवा को जीता, और गोवा को किससे जीता? तो बीजापुर के शासक आदिल शाह से जीता। ठीक है, बीजापुर के शासक आदिल शाह से जीता था इसने गोवा को। तो आप ये जो है समझिएगा, ये आदिल शाह कोई नाम नहीं, आदिल शाही वंश का शासन था। तो वहां के शासक को आदिल शाह कहा जाता था, या उपनाम था, वंश का नाम था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आदिल शाह से जीता था गोवा। ठीक, और जब गोवा इसके अधिकार क्षेत्र में आ गया, तो इससे जो है भारत में पुर्तगाली सत्ता की मतलब पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक स्थापना हो गई। ठीक है, भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अल्बुकर्क को दिया जाता है। और कब? तो जब गोवा की लड़ाई में गोवा को इन्होंने जीत लिया, उसके बाद पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक स्थापना हो जाती है भारत में। ठीक, और कब जीता था? तो 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में जो है गोवा को जीता था अल्बुकर्क ने। किसके हाथ से? तो बीजापुर के शासक आदिल शाह से। ठीक, उसके बाद यह एक कट्टरपंथी ईसाई था, जैसा कि पहले ही बता चुके हम कि यह एक कट्टरपंथी ईसाई था, और इसने
या इसके हाथ, इसके ऊपर जो है पोप का हाथ था। पोप यानी जो ईसाइयों के धर्मगुरु होते हैं, पोप का हाथ था। तो यह कट्टरपंथी ईसाई था, तो यह प्रताड़ित करता था, प्रताड़ित करता था। तो किसको प्रताड़ित करता था? भारत में हिंदुओं को और भारतीय मुसलमानों को, भारतीय हिंदुओं को और भारतीय मुसलमानों को प्रताड़ित करता था, अधिक से अधिक प्रताड़ित करता था। ठीक है, तो लेकिन मुसलमानों के प्रति इसका द्वेष ज्यादा था। क्यों ज्यादा था? ठीक है, क्योंकि जो अरब व्यापार था, ठीक है, या समुद्री व्यापार था, वह किसके अधिकार क्षेत्र में था? तो मुसलमानों के अधिकार क्षेत्र में था। दूसरी बात, जो तटीय जितने राज्य थे उस समय, जमोरिन को छोड़ दिया जाए, ठीक है, और एक क्या नाम है, विजयनगर साम्राज्य को छोड़ दिया जाए, तो जितने राज्य थे वो सब के सब मुसलमानों के थे। तो यह मुसलमानों के प्रति ज्यादा कट्टर की भावना रखता था, कट्टरता की भावना, जबकि हिंदुओं के प्रति भी रखता था, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि ये कट्टरता की भावना रखकर जो है इन दोनों को प्रताड़ित करने का काम करता था। और इसी ने, ठीक, इसी ने भारत में जो है पुर्तगाली वंशवादी नीति अपनाई थी। वंशवादी नीति अपनाई अर्थात पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने की अनुमति प्रदान की। पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने की अनुमति प्रदान की। अनुमति दी, ठीक है, ताकि यहां पर जो है पुर्तगाली का वंश बढ़े, आगे बढ़े, और वे अस्थायी रूप से जो है भारत में निवास कर सके। तो इस तरह से आपने देखा कि ये इसके जो मुख्य कार्य थे यही थे। ठीक है, और इसने एक और महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इसने सती प्रथा पर दक्षिण भारत में रोक लगाने का प्रथम प्रयास किया था। सती प्रथा पर, ठीक है, दक्षिण भारत में रोक लगाने का प्रयास किया था। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या था इसका? इसके पीछे उद्देश्य था कि अगर सती प्रथा पर रोक लगेगा तो जो महिलाएं सती प्रथा जैसे कुप्रथा के प्रभाव में आकर अपना जीवन त्याग करती हैं, उनसे पुर्तगाली विवाह करेंगे और उनकी जो संतान होगी वह पिता के वंशज कहलाएंगे, अर्थात पुर्तगाली ही होंगे, यानी ईसाई धर्म को मानने वाले होंगे। ठीक, तो इस तरह से ये एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर था जो पुर्तगाली था और भारत आया था, और इसने इतने प्रमुख कार्य किए थे। ठीक, फिर उसके बाद अगला जो व्यक्ति आता है प्रमुख, चौथा, आपको 4 ही याद रखने हैं, उससे ज्यादा वनडे एग्जाम में नहीं पूछा जाता और उससे ज्यादा किसी भी एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है। तो 4 आपको याद रखने हैं पुर्तगालियों के बारे में। अगला है नीनो डी कुन्हा। डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा, और ये कब आता है? तो 1529 ईस्वी में आता है। ठीक है, नीनो डी कुन्हा 1529 ईस्वी में आता है, और यह भारत कब तक रहता है? तो 38 ईस्वी तक रहता है, 1538 ईस्वी तक। ठीक है, यह एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, और इसने जो है कारपेज पद्धति को बहुत ही कह सकते हैं कि कड़ी नीति के साथ लागू किया था, कारपेज पद्धति को, और इसी का श्रेय दिया जाता है, इसी को श्रेय दिया जाता है। तो यह प्रथम, मतलब यह जो है उसके बाद अल्बुकर्क के बाद एक प्रोमिनेंट यानी प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर था जो भारत आया था 1529 में, 1538 तक रहा। और जब ये भारत आया तो इसने विस्तार, जो अल्बुकर्क ने सोचा था कि भारत में जो है विस्तारवादी नीति अपनाई जाए पुर्तगालियों के लिए, तो इसने उसको बढ़ाया, यानी यह पश्चिमी तट से अब पूर्वी तट पर जो है पहुंचकर और वहां के क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेकर और बस्तियां स्थापित की। ठीक है, तो सबसे पहले इसने 1530 ईस्वी में जो इनका मुख्यालय कोचीन था, कोचीन को ट्रांसफर किया। कहां लेकर गए? तो गोवा। सबसे पहला काम इसने यही किया कि 1530 ईस्वी में कोचीन से अपनी बस्ती या अपनी जो कोठी थी उसको ट्रांसफर किया, और कहां लेके गए? ये गोवा। और आप जानते हैं गोवा जो है 1947 तक या 1947 के बाद भी पुर्तगालियों के अधीन ही रहा।
ठीक है, उसके बाद जो है स्वतंत्र हुआ। फिर इसने क्या किया, हुगली जो कि कलकत्ता में आता है पश्चिम बंगाल में, और चटगांव, चटगांव भी पश्चिम बंगाल के मतलब बंगाल के अंतर्गत था, उस समय बंगाल था, पश्चिम बंगाल नहीं था। तो चटगांव में इसने अपनी कोठी स्थापित की। ठीक है, यानी अब ये पूर्व की तरफ गया है और पूर्व में जो है अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना करता है। और इसका एक दूसरा व्यक्ति था, क्या नाम था उसका, जोआ दा कास्त्रो। जोआ इसी के समय में, ठीक है, जोआ दा कास्त्रो। इसने गोवा में जितने भी हिंदू मंदिर थे उन सबको ध्वस्त करने का आदेश दिया था, और इसी ने यानी नीनो डी कुन्हा ने ध्वस्त करने का आदेश दिया और इसने सारे मंदिरों को ध्वस्त किया था। तो याद रखना है किसके समय में गोवा के सारे मंदिरों को ध्वस्त किया गया, नीनो डी कुन्हा, और किसने ध्वस्त किया था, तो जोआ दा कास्त्रो। ठीक है, जोआ दा कास्त्रो। फिर उसके बाद इनका उद्देश्य क्या था पुर्तगालियों का, तो पुर्तगालियों का उद्देश्य था अरब सागर में व्यापार पर मोनोपोली स्थापित करना या एकाधिकार स्थापित करना। ठीक है, तो ये हमारे प्रीवियस क्लास के जो है, जो हमने 2 क्लास पढ़े हैं उसका रिवीजन था। ठीक, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो पुर्तगालियों ने कहां जीता और कहां उन्हें हार मिली, ये सब हम देखते हैं। तो पुर्तगालियों द्वारा जीते गए क्षेत्र, जीते गए क्षेत्र, ठीक, कहां कहां वो जीते और कहां कहां उनसे हार मिलती, कहां कहां उन्हें हार मिलती। तो इसमें वर्ष ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है कि कहां इनको जीत मिलती है, किन से जीत मिलती है और कहां ये हारे। ठीक है, जीते गए क्षेत्र और हार। ठीक, तो सबसे पहला मलक्का के क्षेत्र पर, मलक्का, मलक्का पर इन्होंने अपना अधिकार, यानी पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कर लिया। और ये मलक्का किसके अधीन था, तो पहले मलक्का किसके अधीन था, तो डचों के अधीन था, यानी डच लोगों का अधिकार था। ठीक है, डच लोगों का मलक्का पर अधिकार था। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने मलक्का क्षेत्र को किससे छीना, तो डचों से छीना। इस पर पहले डचों का अधिकार था और इसको बाद में जो है पुर्तगालियों ने छीना। ठीक, दूसरा, होर्मुज पर जो है इनका अधिकार हो गया था। होर्मुज कहाँ है, तो फारस की खाड़ी में है। अच्छा, मलक्का कहाँ है, तो मलक्का दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया को जोड़ने वाला स्थान है, अर्थात ये इंडोनेशिया के पास पड़ता है। ठीक है, मलक्का जो है इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया के पास पड़ता है, और जो जो दक्षिण पूर्वी एशिया को दक्षिणी एशिया से जोड़ता है। यानी आप देखेंगे तो मतलब अगर ये अगर भारत है, ठीक है, तो भारत के इसी साइड में जो है एक प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप जो कि मलय प्रायद्वीप कहलाता है, और यहीं पे एक जो है द्वीप है जो सुमात्रा द्वीप है, और इसी के बीच में जो जल क्षेत्र है ये मलक्का जल क्षेत्र है। हाँ, जल संधि, मलक्का जल संधि। ठीक है, मलक्का जल संधि, तो इस पर मतलब ये इंडोनेशिया के क्षेत्र में पड़ता है, और यह एक प्रमुख जो है व्यापारिक जलमार्ग था जो पूर्वी एशिया को दक्षिण पूर्वी एशिया से जोड़ने का काम करता था। यानी भारत से जो है व्यापार इधर होता था और इधर से वस्तुएं इधर आती थी, यानी भारत की वस्तुएं दक्षिण पूर्वी एशिया में जाती थी और दक्षिण पूर्वी एशिया की वस्तुएं जो है भारत अर्थात दक्षिण एशिया में आती थी। तो इस क्षेत्र पर जो है किसका अधिकार था, डचों का, और किसने छीन लिया उनसे, तो पुर्तगालियों ने छीन लिया। ठीक, संभवतः ये पॉइंट आया होगा समझ में। फिर उसके बाद दूसरा था होर्मुज जल संधि। होर्मुज जल संधि अरबों से इन्होंने छीना था, अरब लोगों से, लेकिन इस पर यानी होर्मुज क्षेत्र पर या होर्मुज जल संधि जो फारस की खाड़ी में है,
फारस की खाड़ी, ठीक है, उसको इनसे अंग्रेजों ने छीन लिया था, को पुर्तगालियों से अंग्रेजों ने छीना। अंग्रेजों ने छीन लिया था, ठीक है, पुर्तगालियों से अंग्रेजों ने छीन लिया था। होर्मुज जल संधि कहाँ है, तो आप जो है ऐसे देखते होंगे, ये जो है अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप से एक उठा हुआ हिस्सा है, और ये जो है ऐसे है, ये ईरान वाला इलाका है, और ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच में ये फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी यहाँ पर जो है, हाँ, ओमान की खाड़ी है। तो फारस की खाड़ी और ओमान के बीच में जल क्षेत्र को मिलाने वाला जो पतला सा संकरा सा जल क्षेत्र है, यही है होर्मुज। होर्मुज, ये होर्मुज जो स्थल है, स्थान है, यह जो है पश्चिमी एशिया के देशों से और जो दक्षिणी एशिया के देश हैं, जैसे भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, इनके माध्यम से, यानी इस स्थान के माध्यम से इन दोनों क्षेत्रों के बीच में व्यापार होता था, यानी जल व्यापार होता था, यानी जल के माध्यम से व्यापार होता था। तो इस पर जो है इन्होंने अधिकार कर लिया। हाँ, एक चीज और जानना है कि लाल सागर वाले हिस्से पर ये अपना अधिकार कभी नहीं जमा पाए थे। क्यों नहीं जमा पाए? क्योंकि यहाँ पर मिस्र और अरब देशों का संयुक्त रूप से अधिकार था, इसीलिए ये यहाँ पर अपना अधिकार नहीं जमा पाए थे, कभी भी नहीं जमा पाए। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है कि होर्मुज जल संधि को, ठीक है, पुर्तगालियों से किसने छीना, या हुरमुज के क्षेत्र को, तो अंग्रेजों ने छीना। मलक्का के क्षेत्र को किसने छीना, किससे छीना, तो पुर्तगालियों ने डचों से छीना। ठीक है, तो अदन की खाड़ी जो थी, ये भी समझ लीजिए, एक विशेष पॉइंट है। अदन की खाड़ी जो कहाँ है, नीचे है, यानी लाल सागर और अरब सागर के जो है मिलन बिंदु पर है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी पर, अदन की खाड़ी पर पुर्तगाली अधिकार नहीं कर पाए थे, लेकिन बाद में चलकर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, अदन की खाड़ी पर कभी पुर्तगाली जीत नहीं पाए, अदन की खाड़ी को इससे, अरब देश से और मिस्र से, लेकिन बाद में चलकर किन्होंने जीता, तो अंग्रेजों ने जीता। ठीक, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट, ठीक, तीसरा पॉइंट, सूरत। सूरत जो कि ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ताप्ती नदी के तट पर स्थित है सूरत। ठीक है, तो सूरत 1712 ईस्वी में, सूरत को 1712 ईस्वी में अंग्रेजों ने स्वाली की लड़ाई में, अंग्रेजों ने स्वाली, स्वाली का युद्ध हुआ था। ठीक है, स्वाली की लड़ाई में पुर्तगालियों से जीत लिया था। पुर्तगालियों से जीता था। स्वाली की लड़ाई में सूरत को अंग्रेजों ने 1712 ईस्वी में, ठीक है, पुर्तगालियों से जीता था। तो ये पॉइंट है, यहाँ पे पुर्तगाली हार गए थे। ठीक, हारे क्यों थे इसका कारण बाद में हम बताएंगे। ठीक है, पुर्तगाली से हार गए, और इससे जो उस क्षेत्र में, यानी सूरत में, जो बाह्य व्यापार का नियंत्रण करने वाला गवर्नर होता था मुगल शासन का, ठीक है, मुगल शासक, यानी मुगल साम्राज्य के अधीन या मुगल शासक के अधीन एक गवर्नर नियुक्त होता था, जो भारतीय बाह्य व्यापार का नियंत्रण करता था या देखरेख करता था। ठीक है, वह बहुत प्रभावित हुआ। ठीक, किससे? तो वह जो है अंग्रेजों से बहुत प्रभावित होता है, अंग्रेजों से बहुत प्रभावित होता है। ठीक है, उस प्रभावित हुआ। फिर अगला, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी।
एक प्रोमिनेंट पॉइंट है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम यह आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, ठीक। तो मसूलीपट्टनम कहाँ है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश का इलाका है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश का इलाका है। और चौथा प्रोमिनेंट पॉइंट आता है कि जैसे मध्यकाल के समय में भारतीय राजा दूसरे राजाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए या भारतीय शासक दूसरे अन्य शासकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे, उसी तरह से पुर्तगालियों ने अंग्रेजों से संबंध स्थापित करने के लिए, मधुर संबंध बनाने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ठीक है। अतः पुर्तगालियों ने जो है अपनी राजकुमारी, यानी वहां की जो राजकुमारी थी, पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी का विवाह ठीक है अंग्रेज अर्थात इंग्लैंड के राजा से किया और बंबई को दहेज स्वरूप दे दिया। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बंबई दहेज स्वरूप दिया था, ये पूरा याद रखना है, स्वरूप दिया था। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी राजकुमारी थी और किस शासक से उसकी शादी हुई थी, दिया था, ठीक है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपको याद रखना कि बंबई पुर्तगालियों के हाथ से कैसे गया। बंबई पुर्तगालियों के हाथ से कैसे गया? तो वैवाहिक संबंध स्थापित करने की वजह से जो है बंबई पुर्तगालियों के हाथ से अंग्रेजों के हाथ में चला गया। बस यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। तो अब जब बंबई अंग्रेजों के हाथ में चला गया, इंग्लैंड के राजा के हाथ में चला गया, तो राजा तो वहां पर आएगा नहीं कुछ करने, तो उसने क्या किया? बंबई को कंपनी के हाथ में दे दिया। कंपनी के हाथ में देने का मतलब क्या है? कंपनी कौन सी थी? अंग्रेजों की कंपनी कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो इंग्लैंड के राजा ने बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया, यानी वहां से जो कुछ आय प्राप्त होगी उसका कुछ हिस्सा जो है इंग्लैंड के राजा को मिलेगा कंपनी के आय से। यानी कंपनी को बंबई से जो कुछ भी आय प्राप्त होगी उसका कुछ हिस्सा जो है इंग्लैंड के राजा को दिया जाएगा। ये उनका आपसी मामला था, एक ही देश के जो है दोनों लोग रहने वाले थे, ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है इंग्लैंड के राजा, ठीक है। तो वो कितना देना है कितना लेना है ये बात का बात है, लेकिन जो है आप ये समझेंगे कि अंग्रेजों के हाथ में बंबई कैसे आया? पुर्तगालियों ने दहेज स्वरूप इंग्लैंड के राजा को दिया और इंग्लैंड के राजा ने कंपनी को लीज पर दे दिया। अर्थात ये अगर प्रश्न आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंबई को कैसे प्राप्त करती है, ठीक है, तो इंग्लैंड के राजा के हाथों लीज पर प्राप्त करती है, लीज पर। तो इस तरह से ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अगला जो हमारा है इंपॉर्टेंट, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट है, बसीन के क्षेत्र को मराठा सरदार अंग्रिया ने पुर्तगालियों से छीना था। बसीन
छठा है शायद, छठा, बसीन के क्षेत्र को मराठा सरदार अंग्रिया ने छीन लिया था। किससे छीना? तो पुर्तगालियों से छीना। ठीक है। और अंग्रिया को क्या कहा जाता है? अंग्रिया, तो यह जो है बहुत ही समझ लीजिए कि कुशल नौसैनिक थे अंग्रिया। तो अंग्रिया को कुशल नौसैनिक होने के नाते इन्हें समुद्र का शिवाजी कहा जाता है। समुद्र का शिवाजी, इन्हें समुद्र का शिवाजी कहा जाता है। ठीक है। वैसे शिवाजी कौन थे? तो शिवाजी मराठा सरदार थे, ठीक है, या मराठा साम्राज्य के संस्थापकों में से एक थे। और अंग्रिया जो है, अंग्रिया शिवाजी की उपाधि दी गई है अंग्रिया को, ठीक है, समुद्र का शिवाजी कहा जाता है। फिर उसके बाद अगला जो हमारा है पॉइंट सातवां, वो क्या है कि कोचीन क्षेत्र को डचों ने पुर्तगालियों से छीना था। कोचीन क्षेत्र को डचों ने पुर्तगालियों से छीन लिया। ठीक, कोचीन क्षेत्र को डचों ने पुर्तगालियों से छीन लिया। ठीक है। डच से युद्ध हुआ, पुर्तगाली हार गए और कोचीन किसके अधिकार के क्षेत्र में चला गया? तो डचों के अधिकार क्षेत्र में चला गया। ठीक है। इस तरह से ये पॉइंट कंप्लीट होता है। फिर अगला है हमारा, शायद ये छठवां है, ये पांचवां है, ये 5 है, 6 और ये 7। अगला पॉइंट है हमारा सातवां, पौंडीचेरी। अभी तक पौंडीचेरी का नाम नहीं आया था। ठीक है। पौंडीचेरी को पुर्तगालियों से वहां के शासक जिंजी, पौंडीचेरी को वहां के शासक जिंजी के उत्तराधिकारियों ने पुर्तगालियों से छीन लिया। पुर्तगालियों से छीन लिया, यानी पौंडीचेरी का इलाका कैसे चला गया? ठीक है। तो पौंडीचेरी का इलाका, जो पौंडीचेरी पर शासन करने वाले लोग थे वो जिंजी कहलाते थे, और जिंजी के जो उत्तराधिकारी थे उनके मध्य और पुर्तगालियों के मध्य युद्ध हुआ, और उसमें ये पुर्तगाली हार गए, और हार गए तो पौंडीचेरी का इलाका इनके हाथ से चला गया। ठीक है। उसके बाद जो है अगला जो क्षेत्र आता है वो था पुलिकट को डचों ने छीन लिया था। अगला है हमारा इंपॉर्टेंट पुलिकट, 8वां। पुलिकट को डचों ने छीना था। ठीक है। किससे छीना था? पुर्तगालियों से। तो ये याद रखना है। ठीक। और अगला जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, हुगली से पुर्तगालियों को, ठीक है, हुगली से पुर्तगालियों को मुगल बादशाह शाहजहां ने भगाया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने भगाया था। ठीक है। तो ये ऐसे क्षेत्र थे जो अंग्रेजों के हाथ से, ये पुर्तगालियों के हाथ से निकल गए और किन्हीं अन्य जो है हाथ में चले गए। ठीक है। तो एक चीज और बता दें कि इनके हारने का जो प्रमुख कारण था वो क्या था, पुर्तगाली क्यों हारे? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस समय ये पुर्तगाली भारत आए थे उस समय इनमें जो है मतलब वीरता
की कमी थी, ठीक है। ये काफी वीर लोग थे, लेकिन कहां पर ये मजबूत थे, तो समुद्र वाले क्षेत्र में। स्थल पर इनको लड़ने का अनुभव नहीं था, यानी भूमि वाले क्षेत्र पर ये लड़े, जो है जहां जहां इन्होंने लड़ाई की वहां वहां ये हार गए, ठीक है। तो इनके हार का प्रमुख कारण था कि ये केवल केवल समुद्री युद्ध क्षेत्र में ही कुशल थे, भूमि वाले युद्ध क्षेत्र में कुशल नहीं थे, ठीक। ठीक। तो ये भूमि वाले क्षेत्र में युद्ध में कुशल नहीं थे, यानी युद्ध में कुशलता इन्होंने भूमि वाले क्षेत्र में नहीं प्राप्त की थी, इसलिए ये भूमि पर हारते चले गए, ठीक है। तो सबसे प्रोमिनेंट कारण यही है, सबसे प्रमुख कारण यही है, आप इसको मान लीजिएगा, ठीक। तो इस तरह से हमने देखा कि ये इन्होंने किस किस क्षेत्र को जीता या हारे, ठीक है। तो मलक्का 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 के क्षेत्र को पुर्तगालियों से डचों ने छीन लिया, ठीक, डचों ने छीन लिया। और जो है होरमुज के क्षेत्र को पुर्तगालियों से अंग्रेजों ने छीना। आदन की खाड़ी पर पुर्तगालियों का कभी अधिकार ही नहीं हो पाया, उसको अंग्रेजों ने जो है उस पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमाया। फिर सूरत का प्रदेश इनके क्षेत्र इनके हाथ से चला गया, ठीक है। कौन सी लड़ाई हुई थी, तो स्वाली की लड़ाई में, सूरत के पास इलाका है स्वाली, ठीक है। उस लड़ाई में जो है डच ये पुर्तगाली हार जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं और सूरत का इलाका चला जाता है। फिर उसके बाद बॉम्बे को एक वैवाहिक नीति के तहत या संबंध स्थापित करने की नीति के तहत बॉम्बे जो है पुर्तगालियों के हाथ से चला जाता है, ठीक है। तो किनके हाथ में चला जाता है, तो इंग्लैंड के राजा के हाथ में। और इंग्लैंड के राजा जो है किसे दे देते हैं, किसे सौंप देते हैं, तो सौंप देते हैं कंपनी को, लीज पर सौंप देते हैं। फिर उसके बाद अगला है कि जो है बसीन का क्षेत्र जो इनके अधीन था उसको मराठा सरदार अंग्रिया ने जीता। अंग्रिया कौन था, तो अंग्रिया जो है एक नौसैनिक था, कुशल नौसैनिक, और उसने पुर्तगालियों को हराया, समुद्र में ही हराया और बसीन के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, ठीक। फिर उसके बाद कोचीन क्षेत्र को डचों ने पुर्तगालियों से छीन लिया। मसूलीपट्टनम को पुर्तगालियों से डचों ने छीना। पांडिचेरी को पुर्तगालियों से वहां के शासक जिंजी के उत्तराधिकारियों ने छीन लिया, पांडिचेरी को, ठीक। नागपट्टनम को डचों ने छीना, एक पॉइंट छूट रहा है, नागपट्टनम 10वां, नागपट्टनम को डचों ने छीना, ठीक है। तो जो क्षेत्र इन्होंने जीता था वो हार गए, ठीक है, हार गए, गए सब लिखना यहाँ पे, वो क्षेत्र ये हार गए थे, ठीक। तो इस तरह से ये आज का जो आज हमने पढ़ा, डिस्कस किया, उसमें जो जीते गए क्षेत्र थे, ठीक, वो किनके हाथ में गया और कैसे गया, ये इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। और संभवतः आज काफी लंबा लेक्चर चला है, तो आज के लिए इतना ही। और इनका पुर्तगालियों का कुछ योगदान रहा है जिसके बारे में कल चर्चा होगी, और आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। एक चीज और सुधार दें, ठीक है, गलती हो गई है तो आप उसको देख लीजिएगा। जो पहला पॉइंट हमने बताया है, ठीक है, पहला पॉइंट जो हमने बताया है, मलक्का, मलक्का पर इन्हीं का अधिकार था, पुर्तगालियों का, यानी पहले पुर्तगाली का अधिकार था और बाद में डच का हो गया, डचों ने छीन लिया था, डचों ने इसे छीना था पुर्तगालियों से, पुर्तगालियों से डचों ने छीन लिया। ये आप जो है करेक्शन कर लीजिएगा, दरअसल कभी कभी दिमाग में कुछ चल रहा होता है और जुबान से कुछ निकल आता है। तो ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट जो है सहायक होते हैं, टोक देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में एक जो है टोकने वाला कोई होता नहीं है, इसलिए। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, ओके, जय हिंद। आप
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक, ओके।